आज का मुख्य विषय आपदा प्रबंधन अधिनियम, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और जो एक्ट जो है जो 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा बनाया गया था और मनमोहन सिंह के पी चिदम्बरम उस वक्त होम मिनिस्टर थे और हंसराज भारद्वाज लॉ मिनिस्टर थे और ये एक्ट जो है ये पूरे देश में लागू हुआ। इस एक्ट के 11 चैप्टर हैं एंड 79 इसकी सेक्शंस हैं। हमने पहले भी एक वीडियो इसके बारे में जारी करी थी। आज फिर इसके आगे बढ़ते हुए उसी दौर के आपदा प्रबंधन अधिनियम को आगे लेकर जाएंगे। देश में सबसे उच्च सर्वोच्च जो विभाग है इसका वह प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहता है और उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और सर्विसेज के बीच उसको लिया जाता है। राज्य स्तर के ऊपर इसका मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होता है। तमाम प्रदेशों में, तमाम राज्यों में, पूरे भारत में जितने भी हमारे राज्य है और जितने भी यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र हैं उन सारी क्षेत्रों के बीच उनके मुखिया जो हैं इसके अध्यक्ष रहते हैं। उसके साथ साथ इसका एक वाइस चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन के साथ साथ एक बॉडी जो है वो मेंबरों की 9 मेंबरों की बॉडी जो है वो बनाई जाती है और अलग अलग समय में इनका रिव्यू भी जो पूरे देश में या जिला स्तर के ऊपर या राज्य स्तर के ऊपर जो होता रहता है। आज का आगे हम बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के कार्य जो प्रधानमंत्री का पदेन सदस्य होता है इस विषय का, राज्य का मुख्यमंत्री प्रदेश पदेन सदस्य होता है और जिला का जो जिलाधीश महोदय होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है। एक्स ऑफिशियो ऑफिसर जो है इसको बोलते हैं। और इसी ऑफिसर के अंतर्गत जे कभी भी जब भी कोई डायलॉग इसके ऊपर होता है या कोई डिस्प्यूट इसके ऊपर राइजिंग होता है तो इसके बीच उनको वोट देने का राइट जो है वह नहीं होता। आगे चलेंगे। आज का विषय के बीच मैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो अपने जिलाधीश तक ही सीमित रहते हैं। राज्यों की कोई गाइडलाइंस आती हैं, राज्यों के रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं और नेशनल स्तर के रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं और इन्हीं रूल एंड रेगुलेशनों के साथ साथ राज्यों जिला का डीसी जो होता है वह उस पर कार्य करता है। आज हम प्रदेश में या पूरे देश के जिलों में जितने भी डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीसी होते हैं, कलेक्टर होते हैं या फिर एडीसी होते हैं या एडीएम होता है, उनको उनके बीच का जो रूपरेखा जो है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम इस पर क्या कहता है और अगर कोई बाबू, कोई ऑफिसर कोई गलत कार्य करता है तो उस पर क्या हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। इसके साथ इसके लिए एनडीआरएफ जो नेशनल स्तर के ऊपर, नेशनल स्तर पर, देश के स्तर के ऊपर एक फोर्स का गठन करा गया है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये 2006 में इसका निर्माण करा गया था और 2006 के बाद ये पूरे देश में जो है ये कार्य करती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इस फोर्स में अभी अम्बा जो वेस्ट बंगाल में जो अभी टेम्पेस्ट कह सकता हूं, एक तूफान जो आया है और उस तूफान ने बहुत ज़्यादा तबाही जो मचाई है, तो उस वक्त अभी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो नेशनल डिजास्टर फोर्स जो है वहाँ पे काम कर रही है। उसके साथ साथ राज्यों की बॉडियाँ जो है वो काम कर रही हैं, जिले की बॉडियाँ जो वहाँ पे काम कर रही हैं और वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका रूपरेखा जो है वो जिला स्तर के ऊपर करी गई है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, गैर राजनीतिक संगठन जो हैं वह इस पर कार्य करते हैं। उसके साथ साथ स्वैच्छिक कार्य करने वाले सामाजिक सेवक लोग जो हैं वह भी इस पर कार्य करते हैं। तो नेशनल डिजास्टर के अंतर्गत एपिडेमिक जिस तरह से अभी कोविड-19 का दौर चला हुआ, तो इस एपिडेमिक में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शब्द जो है जहाँ पे यूज करा गया है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो प्राधिकारी जो हैं इसको यूज करा गया है वर्ड जो कि लिखा गया है और ये सेक्शन 25 से आगे बढ़ता है। इसी कानून के अंतर्गत 25 से लेकर ये आगे लास्ट तक जो इसका रेस्पॉन्स जो रहता है। आगे चलेंगे।
तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस तरह से जिले का भी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपदा प्रबंधन के ऊपर, उसी तरह से जिले का डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जो जिलाधीश जो है, उसका एक रूपरेखा जो है, एक प्रूफ जो है वो तैयार करता है कि किस किस तरह से काम होने चाहिए। तो जिला स्तर के ऊपर 29 वर्ग जो हैं वो इसमें बताए गए हैं कि 29 प्रकार के कार्य जो है वो इनको करने पड़ेंगे। अगर ये लोग 29 प्रकार के कार्य जिला स्तर के ऊपर नहीं करते तो इनके ऊपर जो है वो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, कौन कौन से ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन किन ऑफिसरों को इनको रखा जाता है, आज हम आपको उसके बारे में आगे चलेंगे और साथ साथ में पेनल्टी क्या होती है उसके बारे में आज हम कंक्लूडिंग पार्ट के बीच लेकर जा रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर के ऊपर जिलाधीश महोदय जो होता है वह आपदा प्रबंधन का चेयरमैन होता है, उसका मुखिया होता है। और उसी के साथ साथ जो जिला स्तर के ऊपर जो आपने सुना है पंचायती स्तर थ्री टायर सिस्टम जो है पंचायती स्तर का होता है, इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह इसका वाइस चेयरमैन होता है। इसको वाइस चेयरमैन के जिला परिषद के अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका जो है जी इसमें मेंटेन करी गई है। लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष को कितनी इसके बारे में जानकारी होती है वो आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जो जिला परिषद का अध्यक्ष जो जिसको भी पदेन सदस्य के रूप में माना जाएगा, किसी जो है वो इसमें वोट जो डिस्प्यूटों के बीच वोट नहीं कर सकता, इसका पदेन सदस्य होने के नाते वो वोट नहीं कर सकता। इसके साथ मैं आपको आगे ले जाते हुए इसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो इसमें एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वह भी रहती है, उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के बीच गवर्नमेंट जो है वो को चेयरमैन के साथ साथ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या एडीसी होता है उनको भी जिला स्तर के ऊपर इसमें सीईओ या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की पावर एक्सरसाइज करने का राइट जो है उनको भी मिलता है। जो एडीसी होता है उसको भी पावरें जो इस एक्ट के अंदर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंदर जो पावरें दी गई हैं, इस पावरों को एक्सरसाइज करने का कार्य जो है वो जिला एडीएम जो है वह भी करता है इन द एब्सेंस ऑफ जिलाधीश महोदय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला के जो डीसी है उनकी एब्सेंस के। अगर जिला का डीसी वहां पर नहीं है और आपदा प्रबंधन के बीच कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है जब कोई ऐसी लॉलेसनेस जो क्रिएट हो जाती है तो उस समय में जिले का जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष जो है, पंचायतों में जिला परिषद सिस्टम जो है, उस सिस्टम के अंदर जो जिला परिषद का अध्यक्ष है वह आपदा प्रबंधन को प्रिजाइड ओवर करता है। इसी के साथ पावर्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो इसमें केस ऑफ एन इमरजेंसी के बीच कॉल करना, इमरजेंसी के बीच उनको गाइडलाइंस देना, इनका कार्य होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सहकारी समिति एडवाइजरी बोर्ड जो है, एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाती है, सलाहकार समिति भी बनाई जाती है। और सलाहकार समिति के साथ साथ और भी कमेटियां इसमें बनाई जाती है। जिला स्तर के ऊपर सलाहकार समितियां होती हैं और भी कमेटियां इसमें बनाई जाती हैं। अगर जो लोग इन कमेटियों के बीच कौन कौन से लोग जिला स्तर के ऊपर रखे जाते हैं, शायद मैं भी नहीं जानता, आप शायद जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता, मैं तो हाथ झाड़ देता हूं कि मैं नहीं उनको जानता कि किन किन को जिला स्तर के ऊपर आपदा प्रबंधन के बीच जिन कमेटियों को बनाया गया, जिन लोगों को रखा गया है। बेशक इसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर इनकी अपॉइंटमेंट चेयरमैन करता है। डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है वही इनको अब कमेटियों को ऑथराइज देता है, उनकी समितियों को फ्रेम करता है। और पर्सन्स एसोसिएटेड एंड एक्सपर्ट विद एन कमेटी, और हर कमेटी के बीच एक्सपर्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जिनके पास स्पेशल नॉलेज जो हो रखते हैं, जिस तरह से फायर के साथ किसी की आपदा किसके घर में आग लग जाती है, जब पानी में कोई डूब जाता है, जब कुएं में किसी की डेथ हो जाए, जंगल में फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जब किसी का घर जो डायलेपिडेटेड कंडीशन के बीच में गिरने की स्थिति के बीच में है, जो कोई बिल्डिंग गिरने की स्थिति के बीच में है, तो ऐसी स्थिति के बीच अलग अलग समय के बीच या एपिडेमिक इस तरह का जिस तरह से अभी दौर चला हो, तो सीएमओ को इसमें एक कमेटी का मेंबर जो है उनको रखा जाएगा। सीएमओ जिससे एपिडेमिक डॉक्टरी इस वक्त हेल्थ का सोर्स चला हुआ है, तो सीएमओ की इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा इस जिला स्तर के ऊपर मेंटेन करी गई है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत, क्योंकि डॉक्टरों का लॉबी जो है वह सीएमओ के अंडर होती है और सीएमओ जो है वो चेयरमैन या डीसी के अंडर जो है वो वर्क करता है। आगे चलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, इसमें अपॉइंटमेंट होती है, ऑफिसर्स इसमें बनाए जाते हैं, स्पेशल ऑफिसर, जिसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वह रहता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसमें हम कल्याणकारी अधिकारी विभाग कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल जो है इसमें रहता है। और इसके बीच में अलग अलग इंप्लॉइज जो है इसमें रखे जाते हैं।
शक्तियों का कार्य जो किया गया 30 में पावरें इनको डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। सेक्शन 30 में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो जिले की जो प्राधिकारी अधिकारीकरण है, जिले की प्राधिकरण जो है जिलाधीश के अंतर्गत जो आता है, सेक्शन 30 में इसको डिफाइन करा गया है और इनकी क्या क्या शक्तियां रहती है। 29 शक्तियां जो हैं इसमें दी गई हैं, 29 पावर्स जो हैं इसमें डिस्क्लोज करी गई हैं। तो कौन कौन से वर्क जो फंक्शन जो पावर शक्तियां उपयोग करेंगे उनका मैं थोड़ा सा रूपरेखा आपको बताऊंगा। जैसे पूरा इंग्लिश में है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने हिंदी में आपकी कन्वीनियंस के लिए ट्रांसलेट करा है। अच्छा लगेगा अप्रिशिएट करें, नहीं लगेगा तो भी अप्रिशिएट ना करें, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपदा प्रबंधन प्लान जो है, जो प्रिपेयर ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इंक्लूडिंग द जिला प्रक्रिया प्लान, डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स प्लान, जो डिस्ट्रिक्ट जिसके जिला प्रतिक्रिया जो योजना जो है वो बनाई जाती हैं। आपदा प्रबंधन प्लान जो है इनमें तैयार करे जाते हैं। सहयोग देना इसमें कार्य होता है, नियमों सहयोग देना, कोऑर्डिनेट करना और नियमों को लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो नियम बनाए जाते हैं, राज्य स्तर के ऊपर जो गाइडलाइंस आती हैं और जिला स्तर के ऊपर जो गाइडलाइन आती है, उन गाइडलाइनों को ग्राउंड स्तर के ऊपर लागू करवाना जिला आपदा प्रबंधन कमेटी का जो है वो कार्य होता है। आगे चलेंगे। आपदा की चपेट में, आपदा की चपेट में इसको सुनिश्चित करना कि जो वनरेबल जो डिजास्टर हो जाता है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, तो उस डिजास्टर के बीच लोगों को किस तरह से बचाया जाए, उन चपेटों को किस तरह से उन लोगों को बचाया जाए, जे उसमें लिया जाता है। जिला स्तर के ऊपर दर्दनाक कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे में उनको कैसे बचाया जाए, उसका मूल्यांकन करना, उनकी जो लॉस जो हुआ है उसके ऊपर रूपरेखा तैयार करना और तत्परता प्रीडेंटिनेस के साथ उनको जो तत्परता के साथ उन लोगों को राहत जो है वो पहुंचाना, उनको क्लेम देना, उनको पेमेंट करना, ये इनका मुख्य कार्य इसके बीच आता है। बाकी क्लेम एंड राइट्स ऑफ क्लेम जो है वो इनके बरकरार रहते हैं। जो इंजर्ड व्यक्ति होते हैं, जिनकी डेथ होती है, जो कोई इंजर्ड हो जाता है, जिसको लॉस जो है क्रिएट होता है। आगे बढ़ेंगे। जिला आपदा हादसे में सुनिश्चित करना है निवारण जिला स्तर के ऊपर होता है और लोकल बॉडियों का इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है। जिस तरह से पंचायत स्तर के ऊपर किसी गांव में कोई आपदा आ जाती है और उस आपदा के बीच गांव का प्रधान, गांव की पंचायत, गांव का उप प्रधान, गांव के पंच, उनकी मेन प्रायोरिटी जो है इसमें दी गई है। उसके साथ साथ जो म्युनिसिपलिटीज हैं, कार्यपालिका है, कार्य परिषद है और इनके विधान पर दूसरी परिषद है, जितनी भी नगर परिषद है, और फिर जब कंटोनमेंट के एरिया जो हैं उनके जो अध्यक्ष जैसे उनमें अलग अलग बनाई जाती हैं, उनका कार्य जो है इसमें लिया जाता है। तत्परता से जो कार्य जो किए जाते हैं, तत्परता के साथ जो कार्य किए जाते हैं, उनको प्रीपरडेंडिनेस जो है वो कार्य जो है वो इनके ऊपर एकदम इनको करने पड़ते हैं। जिस तरह से किसी भी तरह की आपदा आ जाती है तो सरकार को इनके नुमाइंदे हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं डीसी, और इनको उसी वक्त उस एरिया में जाकर उसको रेस्क्यू करना होता है, उनको बचाना होता है, उन लोगों को हर वक्त की जो मिटिगेशन जो प्लान जो हैं वो उनको दिलानी होती हैं। आगे चलते हैं। इसमें आदेशों और विभिन्न विभागों को आदेश देना, जो जिला स्तर के ऊपर डीएम का कार्य है कि विभिन्न विभागों को वो आदेश देंगे कि समय समय के ऊपर वो पंचायतों में, जिला स्तर के ऊपर पंचायत समितियों में, गांव में, जब किसी स्पेसिफिक एरिया में जाकर वो उन लोगों को आपदा के बारे में एजुकेट करेंगे, उनको अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, उनके लिए कोऑर्डिनेशन देंगे कि आपको अगर आपदा इस तरह की आ जाती है तो आपने उस आपदा में किस तरह से बचना है। आगे योजनाओं का निर्माण, दिशा निर्देशों पर उपचार बाबत आपदा प्रबंधन योजना सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जिला स्तर के ऊपर लोकल प्राधिकारियों के द्वारा लागू करवाना। योजना के अंतर्गत जो स्कीमें हैं उन स्कीमों का आंकलन करना, जांच करना और उनको लागू करवाना। जो योजना, जो स्कीम, जो प्लान जो है वो बनाई जाती हैं, पुनर्विचार करना, रिव्यू करना, हर चीज के ऊपर रिव्यू होता है और हर रिव्यू जो है वो पीरियोडिकल होता है, जो समय समय के ऊपर उनका रिव्यू जो है वो करवाना और प्रबंधन जो करना, जो प्रबंध करवाते हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सारी की लाइबिलिटी जहां पे जो है वो मेंटेन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 30 के बीच जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 30 के बीच मेंशन करा गया है। इसके साथ पूर्ण सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो बेसिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं,
या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनका सहयोग जो है वो भी लिया जाना इसमें सुनिश्चित करा गया है। इसका पॉइंट जो है एक स्कीम में इसमें दिया गया कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो पॉइंट नंबर 13 जो है वो इसमें बताता है, 13 पॉइंट है वो इसमें बताता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक वेलफेयर एसोसिएशन जो हैं उनका भी इसमें सहयोग जो है वो लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें गांव, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, पंचायत स्तर, जिला प्राधिकरण, नगर पालिकाओं, परिषदों और अन्य समुदाय प्रशिक्षण सुविधा जो है वो इनका दिलाना इनका प्राइम कार्य बनता है। जागरूकता कैंप लगाना, जागरूक करना लोगों को और आपदा के बारे में उनको अवेयरनेस देना, उनको जागरूक करना कि आपदा के समय आप किस किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगर आपदा से पहले लोगों को वार्निंग देना, कोई आपदा जिस तरह से अब एक साइक्लोन जो है वो वेस्ट बंगाल में आया है और इससे हजारों 200 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वह आया है, तो उस आपदा के समय में पहले ही जो स्टेट गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है या डीएम जो उस जिले का डीएम है, जिस तरह उनकी ड्यूटी बाउंड है इस एक्ट के अंतर्गत कि उनको वे पहले ही अवेयर करे, चाहे वो लाउड स्पीकर के थ्रू करे, चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करे, उसको जो उसके बारे में जागरूक लोगों को करवाना पड़ेगा। उसकी ड्यूटी बाउंड अंडर दिस एक्ट आर्टिकल 13 के सेक्शन 30 के क्लॉज 13 के अंतर्गत इनमें जो है वो अलग अलग राइट्स जो है वो इनको दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपदा से पहले लोगों का वार्निंग देना, जिला लेवल पर प्रतिक्रिया जो रिस्पॉन्स जो हैं, रिस्पॉन्स जो हैं, योजनाओं के रिस्पॉन्स जो हैं वे लेने और दिशा निर्देशों जो उसकी गाइडलाइन जो हैं उन पर रिव्यू करना, जे समय समय पर इनकी ड्यूटी रहती है। आगे चलेंगे, किसी भी प्रकार के खतरे के सहयोग में प्रतीक्षात्मक आपदा स्थिति में स्थिति को जांचना, किसी भी आपदा के समय जो है वो किस तरह की आपदा आ सकती है, उससे कंट्रोल जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके आगे चलते सुनिश्चित करना होता है सरकारी, अर्ध सरकारी, लोकल प्राधिकार योजनाओं को मुताबिक जिला प्रशिक्षण देने होते हैं, उनको प्रशिक्षित करना होता है। जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको प्रशिक्षित करना होता है, जो कमेटियां होती है उनको प्रशिक्षण देना होता है, वो चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो एम्प्लॉइज हो या फिर वो वेलफेयर सोसाइटी के लोग हों, अदर वेलफेयर सोसाइटी के लोग हों जो जिनका ना तो सरकार के साथ कोई ताल्लुकात है, जो वैश्विक आगे बढ़ने वाले लोग हों, उन लोगों को एजुकेट करना। उसके बाद सलाह देना, किसी को सलाह देना, निचली स्तर के ऊपर ग्राउंड पर जो वर्क करते हैं उनको सलाह देना, उनको एडवाइस करना, उनको असिस्ट करना और उनको उनके कार्यकारी सरकारी संबंधी जो योजनाओं के बारे में बताना। इसके लिए फंड का उपयोग जो स्पेशल तौर पे रखा गया है, वो आगे थोड़ी सी बात मैं करूंगा फंड के ऊपर। सलाह एनजीओ जिला स्तर के ऊपर जितनी भी हैं वो आ चुका है। और बचाव सामग्री, अब इंपॉर्टेंट चीज आई है जहां पे बचाव सामग्री में क्या क्या हो सकता है, मशीनें हो सकती हैं, उसके उपकरण हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंटों को चुस्त दुरुस्त रखना हर समय, समय ऐसा नहीं कि जब आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो स्टार्ट ही ना हो पाए, तो उसको समय समय के ऊपर उनको रिव्यू करना, उनको ऑपरेशन में रखना, जो इसका समय समय के ऊपर कार्य रहता है। या फिर जो सामग्री जो है, आपदा सामग्री जो है, जिस तरह से अब एपिडेमिक के बीच जैसी स्थिति जो है कोविड-19 के बीच आई है कि लोगों को वैश्विक महामारी का सामना जो करना पड़ रहा है, तो भूख एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार समय समय के ऊपर उनको भूख के निजात दिलाने के लिए वो उनके लिए खाने का प्रबंध जो है करे। तो ऐसी सामग्री का उपयोग जो है, या मास्क, सैनिटाइजेशन और जिस भी तरह के पीपीई किट्स, या डॉक्टरों की जो समस्याएं हैं, पुलिस वालों की जो समस्या है, मीडिया की जो समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। अगर वो ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर दैट इस कार्य को करता तो एक्ट आगे क्या बताता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, उस पर आगे 2 मिनट में हम आगे बताएंगे। बचाव के साथ साथ राज्य सरकारी केंद्र के साथ आपदा प्रबंधन की जानकारी देता है। राज्यों को जो जिला स्तर के ऊपर बॉडी जो है आपदा प्रबंधन की, उसको राज्य जानकारी है उसको समय समय पर देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन कमेटी जो है, उस कमेटी जो स्टैट्यूट जो है, उस कमेटी के अंदर सीएम है या डीएम है, जो भी उसमें मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टरों को
जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उस ऑफिस को, पीएमओ के ऑफिस को, उसको समय समय के ऊपर उस स्पेशल डिपार्टमेंट को अवेयर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, जानकारी, उसकी रिपोर्ट जो है उसको फाइल करनी पड़ती है। आगे चलेंगे। राज्य सरकार के, केंद्र सरकार को उसका हो गया। गैर सरकारी राजनीतिक संगठनों का शिक्षण का हो गया। सूचना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सूचना हर व्यक्ति को आपदा से पहले मिलनी चाहिए कि इस तरह की आपदा आ चुकी है। राज्य सरकार प्राधिकरण के द्वारा दिए गए कार्यकलापों पर परफॉर्मेंस लेती है। जितने भी कार्यकलाप दिए गए हैं, जितने भी जो कार्य एक्ट में मेंशन करे गए हैं, पावर प्रदत्त करी गई हैं, उनके ऊपर जानकारी लेना राज्य का भी कार्य है। राज्य सरकार जो है, या राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग जो है, उस पर समय समय पर अपनी फीडबैक जो है वह लेता रहता है। सबसे बड़ी बात है अब राहत और मुआवजा 29 के बीच जो इसको डिफाइन 29 के करीब इसको डिफाइन करा गया है। तो इसके राहत और इसके राहत का आंकड़ा, राहत का लेखा जोखा जो है वो बनाए रखना। किसी भी समय किसी के साथ किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, त्रासदी आती है जो अगेंस्ट नेचर होती है, उसके समय आपको राइट है कि आप अपना क्लेम जो है वो आपदा प्रबंधन समिति से, आपदा प्रबंधन विभाग से, या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं उनको आप पार्टी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये कोर्ट के अंदर की बात है। आगे चलेंगे, आगे बताते हैं। मंत्रियों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके ऊपर मेंटेन करी गई है। मंत्री जो है इसके ऊपर समय समय के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग करेंगे, एडवाइस करेंगे, लेकिन मंत्री जो हैं वो बजट का प्रावधान जो है इसके ऊपर उनको करना पड़ेगा। अगर मंत्री बजट का प्रावधान इनके लिए नहीं कर पाते तो उनको हटाना आपका काम है। और आपदा के समय के ऊपर अगर ऐसे लोग अपने जेबें भरने का काम करें तो उससे बड़ी जो देशद्रोही बात नहीं हो सकती। आज कल ही एक वीडियो किसी हिमाचल प्रदेश में एक वायरल हो रहा था जिसमें एक डीलिंग हो रही थी। तो ऐसे ऑफिसरों के साथ देशद्रोह का मुकदमा तो उन पर दर्ज होना चाहिए इस वक्त। जबकि एक्ट जो है, ये एक्ट जो छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसकी गाइडलाइन जो है बहुत बड़ी है, इसके स्कोप बहुत लंबा है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें 38 में मूल्यांकन करती है। आर्टिकल 30 में स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसमें मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन के समय वह अलग अलग बिंदुओं के ऊपर जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों से फीडबैक जो है वो लेती है। जैसे जिला स्तर के ऊपर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, जितने भी जिले होंगे, उनके डीएम से फीडबैक जो है वो आपदा प्रबंधन के ऊपर उनको समय समय पर लेनी है। जो इसको डिफाइन करा गया है, कोऑर्डिनेशन देनी है, जिला स्तर के ऊपर उनको कोऑर्डिनेट करना है, तो उनको बताना। फंक्शंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी कौन सा है, जो 41 में इसको मेंशन करा है। लोकल अथॉरिटी है जिसमें हम पंचायतों को लेते हैं। जिला जो पंचायतें, 3 टाइप पंचायत सिस्टम, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके साथ साथ लोकल अथॉरिटी और कौन सी आती है, हमारे पास नगर पालिका आती है, नगर परिषद आती है, कंटोनमेंट एरियाज आते हैं, जहां स्पेशल जोन जो हैं जिसको डिस्क्राइब करा गया है वह आते हैं। तो इनकी ड्यूटी जो है वो इस एक्ट के अंदर 41 के बीच जो है वो मेंटेन करी गई है कि उनको इंश्योर करना है, उनको इसके बारे में थोड़ी जागरूकता जो है रखनी है, उनको सुनिश्चित करना है कि ऑफिसर्स या एम्प्लॉयड ट्रेंड या डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी ऑफिसर अप्लाई करे गए हैं उनको वो ट्रेंड हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी है। तो इनका इसमें अलग अलग समय के ऊपर कार्य जो है वो किया जाता है, जो जिला पंचायत स्तर के ऊपर या अलग अलग बॉडियों के लेवल के ऊपर लोकल बॉडीज को दिया करती हैं। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट का काम है उसी तरह से इन जो लोकल बॉडीज जो हैं इनका भी वैसा ही कार्य है। अगर जे म्युनिसिपल कमेटी जो है प्रॉपर कार्य नहीं करती, नगर परिषद प्रॉपर कार्य नहीं करती, पंचायतें आपका प्रॉपर कार्य नहीं करती, तो आप उनके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। आगे बताएंगे आप कैसे खड़े हो सकते हो। उनके खिलाफ कार्रवाई आपको करवाने का राइट्स जो है वो लॉ यही प्रोवाइड करता है, लेकिन एक तरीका है इसके बीच, वो आगे चलेंगे। लोकल अथॉरिटी का जो मेजरमेंट है वो भी आपको समय समय के ऊपर आप भी उसका आंकलन जो है वो करवाने का काम कर सकते हैं। इसमें रिस्पांस फंड जो है वो बनाया जाता है। रिस्पांस फंड जो है उसका फंड इसके 46 टू 50 तक जो है वो फंडों की इसमें घोषणा करी गई है कि किस तरह के फंड होंगे। एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, प्रतिक्रियाता जो का फंड जो है वो बनाया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया
कह सकते हैं रिस्पॉन्स को फंड इसका बनाया जाता है। इसके बाद नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो है बनाया जाता है। मिटिगेशन मतलब उसका उपचार या उसके उपाय जो है वो करने का एक फंड अलग बनाया जाता है। एक नेशनल फंड में रिस्पॉन्स फंड बनाया जाएगा, प्रतिक्रियात्मक फंड बनाया जाएगा, उसके बाद उपचार का फंड बनाया जाएगा कि किस तरह से उसके उपचारों को लिया जाएगा। उसका रिहेबिलिटेशन ऑफ फंड, रिहेबिलिटेशन फंड पुनर्वास करना, जिस तरह से अभी आपके एग्जाम्पल, कल की एग्जाम्पल जो टेम्पेस्ट जो आया है उड़ीसा में, तो ऐसी स्थिति के बीच अगर कोई टेम्पेस्ट कोई तूफान आ जाता है, बाढ़ के साथ को बह जाते हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो कैसे होगी, पुनर्वास उनका कैसे होगा, उसके लिए फंड का निर्माण जो है वो नेशनल स्तर के ऊपर करना और स्टेट गवर्नमेंट के स्तर के ऊपर करवाना। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड बाय द स्टेट, तो स्टेट जो है वो इनको फंड जो है वो तैयार करेगी। वो किस किस तरह के फंड होंगे, ये भी 4 प्रकार के इसमें डिस्क्राइब करे गए हैं। 4 फंड जो इसमें रखे गए हैं। एक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, राज्यों आपदा प्रतिक्रियात्मक फंड जो है वो है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जिला प्रतिक्रिया फंड जो है वो बनाया गया है, आपदा प्रतिक्रिया फंड बनाया गया है। और उसके बाद जो है स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो है वह भी इसमें जो बनाया गया है कि राज्य स्तर के ऊपर जो उपचार के उपाय जो हैं उसका फंड जो है वो इसका एक अलग बनाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर उपचार के फंड जो है ये बनाया गया। और इन फंडों का उपयोग जो है वो किस किस तरह से होगा, शायद ये मैनेजमेंट वाले ही बता सकते हैं कि कैसे होता है। आप भी जानते होंगे, जब मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ कि कितना फंड का उपयोग होता है, कितना नहीं होता, और कौन इसके अधिकारी रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं। इसके ऊपर जो है चर्चा जो है वो हम करते रहेंगे आगे। एलोकेशन ऑफ फंड्स, आवंटन करना, फंड्स का आवंटन करना, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स जो है, जिस डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर है, आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट किसके पास है, उस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंडों को अलोकेट करे, उसको आवंटन करे डिपार्टमेंट वाइज। और उसकी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होती है एक, और ऐसे अब आई पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, अब आई इसकी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के बीच जे 51 to 60 तक जो है वो इसको लिया गया है, 51 to 60 तक। आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 to 60 तक जो है इसको डिस्क्राइब करा गया, इसको मेंशन करा गया इस एक्ट के अंदर कि ऑफिसरों को जो अपॉइंट करे गए हैं, उन ऑफिसरों को सजा क्या हो सकती है, उनको कितने उनके लिए क्या मैकेनिज्म जो जिसमें दिया गया है, सजा का प्रावधान जो कैसे होगा, होगी या नहीं होगी, ये को प्रोसीजर की बात है। पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन के समय किसी को आपदा से रेस्क्यू करने से, इवैक्यूएट करने से रोकता है, तो उस समय उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो क्या कार्य हो सकता है, ये इसमें दिखाया गया है। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके व्यक्ति के पास जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो सकता है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द जो डीएम है उस एरिया का, उसकी इंस्ट्रक्शन पर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज जो हो सकता है। आगे चलेंगे। कन्विक्शन पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट का वर्ड इसमें यूज करा गया है, और इसमें 1 साल से लेकर 2 साल के बीच की सजा या फिर उसको जुर्माना जो है वह रखा गया है। सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। आम आदमी अगर जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, या कोई ऑफिसर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, उस कार्य को ना करने देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसा ही प्रावधान जो है वो लिया गया है। लेकिन ऑफिसर के खिलाफ जब भी कोई प्रतिक्रिया, जब उसके ऊपर कोई ऐसा कार्य करता है और उसके ऊपर काम करवानी है, तो उस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, उस ऑफिसर के खिलाफ जो है वो ड्यू प्रोसेस के साथ उसको सैंक्शन जो है वो लेनी पड़ेगी। कहां से, उसके सीनियर ऑफिसर से, या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं उनके अंतर्गत उनसे सैंक्शन जो है वो लेनी पड़ती है, तभी ऑफिसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। जिला स्तर के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि जिला का मुखिया जो है, डीसी जो है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, उसके लोएस्ट जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के। जैसे कोई तहसीलदार हो, बीडीओ हो, एसडीएम हो, या कोई वेलफेयर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी हो, ऑफिसर हो, वो जो इस समय कोविड-19 के बीच अगर लोगों के बीच सही ढंग से अपना काम जो नहीं कर रहा है, और जे पुख्ता जानकारी आपके पास मिलती है, तो आप जो है वो डीएम को उसके बारे में सबसे पहले एक कंप्लेंट करना, इसमें लिखा गया है कि आपको उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तभी अगर वो कार्य कर देते हैं,
उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ इंपोज ऑफ एफआईआर करते हैं, या उसके खिलाफ जितने भी मैकेनिज्म जो है उसको अडॉप्ट करते तब ठीक है। अगर वो नहीं करते तो एक्ट जे प्रोवाइड करता है, जे बताता है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो ड्यू प्रोसेस के बाद तभी आप कोर्ट में जा सकते हो, नहीं आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इनको एक शील्ड जो है जो इस एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड करी गई है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथेंटिकेशन देना कि एफआईआर करनी है या नहीं करनी है, ये बड़े स्तर की बातें जो लॉबी को बचाने का कार्य इस एक्ट के बीच एक वीकनेस जो है ये है। बाकी ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है, इस एक्ट में सारे प्रावधान है, सजा का प्रावधान बहुत कम रखा गया है, सजा का प्रावधान कम से कम भी एम्बिजलमेंट के केस में, इसमें मिस अप्रोप्रिएशन के केस में ऑफिसरों के खिलाफ सजा का प्रावधान कम से कम भी 10 ईयर का इसमें होना चाहिए था, क्योंकि आपदा के समय जो ऑफिसर जो है वो अपनी जेबें भरने का काम करते हैं ना, तो उन ऑफिसरों को डर होना चाहिए था कि इसमें क्या हो सकता है। हमारे से ज्यादा वो लोग इस आपदा प्रबंधन के बारे में वे जान चुके हैं। आप इस आपदा प्रबंधन के बारे में कितना जानते हो, कितना समझते हो, इसलिए हम लगातार आपको समय समय के ऊपर कानून के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है कभी कोई किसी को हर्ट भी करता हो, कोई ऑफिसर हो कोई ना हो, लेकिन किसके घर में कोई ऑफिसर हो, लेकिन इसमें सजा का आपदा तो किसी बहुत आपदा का एक शब्द ही ऐसा है कि किसी पर ना आए, देश पर ना आए, किसी आम पर ना आए, किसी खास पर ना आए। इसी ऑप्शनों को किसी डॉक्टरों को, डायरेक्टरों को या सेक्रेटरियों को, गवर्नमेंट के अंदर यही अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके नीचे डीसी होते हैं, उसके नीचे निचला डिपार्टमेंट होता है। अगर जे कहीं पर ऐसा कार्य करते हैं तो आपका राइट है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, उनकी कंप्लेंट जो है बाय मीडिया कर सकते हो, मीडिया के में पब्लिश कर सकते हो। ये राइट जो है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो आर्टिकल 19 आपको देता है कि आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। तो ऐसी स्थिति के बीच आप ध्यान रखें, कोविड-19 जो है एक बहुत वैश्विक महामारी जो है पूरे विश्व में है, और भारत में इसका दायरा जो है वो बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कौन कौन व्यक्ति इसके सफर होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बचाव ही सबसे बड़ा इसमें समाधान है। और अगर ऑफिसर इसकी ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते तो आप जो है तो इसी एक्ट के शक्तियों के आपदा प्रावधान के अंतर्गत आप जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग, मतलब कि अगर कोई ऑफिसर गलत वार्निंग दे देता है, गलती जानकारी दे देता है, तो उसके खिलाफ भी जो है इसी एक्ट के अंतर्गत 1 साल की उसको सजा रखी गई है बस। बाकी उसके लिए कोई फाइन का प्रॉपर प्रावधान नहीं है। गबन, मिस अप्रोप्रिएशन, वर्ड यूज करा गया ऑफ मनी एंड मटीरियल। मनी एंड मटीरियल, जिस भी तरह का मटीरियल जो है वो आता है, जब गवर्नमेंट देती है, जब नॉन ऑर्गेनाइजेशन देती है, जब आम आदमी जो है वो पैसे का उपयोग करवाने के लिए देते हैं, तो उसका गबन अगर कोई अधिकारी कर देता है तो उस अधिकारी को 2 साल तक की सजा और या फिर फाइन दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये इट इज नॉट ए सफिशिएंट पनिशमेंट। गबन जो है ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें किस किस का ब्लड जो है उस पैसे को या उस सामग्री को परचेज करने में किसी ने टैक्स भरा है, किसी ने कितना कितना अमाउंट जो है वो सरकार के खातों में जमा करवाया है, और सरकार के अधिकारी या सरकार अगर ऐसा काम करती है तो उस पर कार्रवाई होनी जो है वो ये एक्ट जो है वो थोड़ा सा संटेंथन देता है। Punishment for false and offenses, Department of Government and failure of the officers in duty of the such convenience and contravention। तो ये अगर कोई ऑफिसर जो है वो कार्य नहीं करता और उसका उल्लंघन करता है, बार बार उसका उल्लंघन करता है, उसकी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं करता, उल्टा जेब भरने का काम कर रहा है, तो उसके 56 के अंतर्गत आप उसका रेफरेंस जो है वो ले सकते हो। और उसके बाद पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन जो है वो रिक्विजिशन जो है मांग के ऊपर जो है वो नहीं मांग की पूरी होती, या मांग को डिमांड को वो फुलफिल करते समय वो मिस अप्रोप्रिएशन करता है या किसी भी तरह के वो गबन करता है, तो आप उसके ऊपर 56 के अंतर्गत उस ऑफिसर को एक्सटेंडेड टू 1 ईयर 1 साल की सजा, और दोनों बोथ भी हो सकते हैं, फाइन भी हो सकता है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज इसके लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट जो कंपनीज को करी गई है। कंपनीज कोविड-19 के बीच लगभग कंपनियां जो हैं उनको प्रोजेक्ट जो है वो दिए जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों के बीच अगर उन कंपनियों के डायरेक्टर्स एमडी जो भी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या सेमी गवर्नमेंट की हैं, तो उनको लिए भी स्पेशल ऐसी तरह की जो प्रावधान जो है वो रखा गया है। आगे चलेंगे, प्रीवियस सैंक्शंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। प्रीवियस सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन बड़ा वर्ड है
कि उनके ऊपर, इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन करने के लिए आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। सैंक्शन कौन देगा? उसका उच्च अधिकारी, जिस ऑफिसर ने गलत डीड करा है इस एक्ट के अंतर्गत, उस ऑफिसर के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे जो है वो सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अब सैंक्शन उसको देते हैं या नहीं देते हैं, कितनी सेटिंग है, ये तो मैनेजमेंट के बीच ही जाकर पता लगता है। हर आदमी सफरर है, मैं भी सफरर हूं। आज 3 महीने हो गए घर के अंदर बैठे हुए को, क्वार्टर है, रेंट के ऊपर रहता हूं, तो हमें कितनी तकलीफ है। कचहरियां बंद है, पोर्टल सिस्टम बंद है। तो ऐसी स्थिति के बीच उनको सैंक्शन का एक शब्द जो लिया गया, डायरेक्ट उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो एफआईआर आम आदमी जो है वो नहीं करवा पाएगा। ये इसकी दूसरी कमी इस एक्ट के बीच दी गई है। कोई भी व्यक्ति एग्रीव्ड वर्ल्ड जहां से यूज होता, तो वो वर्ल्ड जो व्यक्ति जो है वह उनके ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो करवा सकता था। अग्रीव वर्ल्ड जहां पे छोड़ दिया। जे कांग्रेस की सरकार की ये कमी, जो 2 कमियां हमने गिनी है कि एक सेंटेंस जो कम करी गई है इसमें ऑफिसरों को, और दूसरी जो है वो अग्रीव वर्ल्ड जो है वो इसमें से डाइल्यूट है। आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कैसे कॉग्निजेंस? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई कोर्ट जो डायरेक्ट कॉग्निजेंस इसके ऊपर नहीं ले सकता। हम चाहें कि हम सीधे उनके ऊपर कोई कार्रवाई के लिए आदेश करें कि हमें आदेश दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जहां राज्यों के हाई कोर्टों में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कई एडवोकेटों ने पीआईएल जो है वो दायर करी है। कई एडवोकेटों को उसके ऊपर जो है वो फाइन भी इंपोज करा गया, पेनल्टी इंपोज करी गई है फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द एडवोकेट। तो ऐसी स्थिति के बीच क्योंकि इसमें एक डायरेक्ट जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं हो सकता। ड्यू प्रोसेस जो है कि सैंक्शन कैसे होगी उनके खिलाफ, क्या आपने पहले कार्रवाई करने का सरकार के पास जा, उसके सेक्रेटरी के पास जा, सेक्रेटरी इन्वॉल्व है तो उसके कैबिनेट मिनिस्टर के पास, या फिर गवर्नमेंट ऑफ जा एचओडी या होम मिनिस्ट्री के पास आपने उसके रिप्रेजेंटेशन दी है। वो रूल जो है क्या वो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या आपने फैक्ट दिए हैं। पीआईएल के बीच बहुत कुछ मेंशन करता है, और पीआईएल के ऊपर हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधानों के अंतर पीआईएल को डिफाइन ऊपर करा था। आगे चलेंगे। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, J61 बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति गलत भावना के साथ जाति, भेद, धर्म, आधार के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेट करता है ऑफिसर कि जे फलानी अमुक जाति का है, जे फलामुक जाति का है, जे ऐसे है, जे वैसा है, तो ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ भी इस एक्ट की धारा 61 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। लेकिन वो फिर क्या है? प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, उनके ऊपर अभियोग चलाने के लिए सैंक्शन लेनी पड़ेगी और उसके लिए हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब सैंक्शन उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और पावर टू इशू और रेस्क्यू बचाव के लिए उसमें प्रबंधन देना, और संसाधनों के ऊपर पूरी रूपरेखा जो रखना, पावर ऑफ रिक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज को रिक्विजिट मांग करना, रिसोर्सेज की मांग करना, केंद्र से करना, राज्यों से करना, जिला स्तर के ऊपर जो डीएम है वो जो लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा उनके मांग करना कि हमें इस तरह के रिसोर्सेज जो है वो चाहिए, आप इनको हमें प्रोवाइड करो। तो ये कितने प्रधान जो हैं जिन्होंने आज दिन तक डीसी को लिखा होगा, आप जरा प्रधानों से पूछ सकते हैं, या आरटीआई डाल सकते हो। आरटीआई एक्ट 2005 में बना था। प्रधानों के बारे में पूरे डिस्ट्रिक्ट से आप एक रिपोर्ट मांग सकते हो कि क्या प्रधानों ने, कितने प्रधानों ने रिक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो पंचायत स्तर के ऊपर करी है, कि मांग करी है कि कोविड-19 के अंतर्गत किस किस तरह के हमें इक्विपमेंट जो है वो गांव के लोगों को बचाने के लिए चाहिए, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो है वो एपिडेमिक और पेंडेमिक वर्ल्ड जो है वो उसमें डिफाइन करे गए हैं कि किसी भी तरह के एपिडेमिक के लिए पंचायतें जो है वो अपने खुद या फिर अपने डीएम के साथ या फिर स्टेट के आपदा प्रबंधन के साथ वो कार्य करेगी। आप उन पूरे प्रधानों के बारे में, पूरे जिले के बारे में पूछ सकते हो, डीएम से पूछ सकते हो कि बताइए कि कितने प्रधानों ने रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में दी है और क्या क्या डिमांड करी है और कितनी डिमांडें उनको भेजी गई हैं। सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, होती है नहीं होती है, मैंने तो अभी तक सुना नहीं कि किसी गांव में अभी तक कोई सैनिटेशन का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ हो। किसी को पता हो तो वो जरूर
वीडियो के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जरूर कमेंट करें कि हमारे गांव में हुई है। कुछ गांव में सुना था, 2-4 गांव में वो वहाँ पर भी पार्टीबाजी जो वो शुरू हुई थी, तो वो भी सिस्टम जो है वो एक किस्म का वो डिस्प्यूटेड जो है वो लोग रखते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुआवजा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन 66 में जो दिया गया, 66 जो सेक्शन है इसमें दिया गया है मुआवजा। तो मुआवजे की रकम जो है वो आपको कैसे मिलेंगी, उसका एक रूपरेखा जो तैयार होगी। पटवारी से लेकर एसडीएम तक, सिविल जो एसडीएम है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, या एसडीओ सिविल सब डिविजनल ऑफिसर जो है उसके लेवल तक जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी जाती है, और रिपोर्ट जो है वो डीएम को भेजी जाती है, आपदा प्रबंधन को भेजी चेयरमैन को भेजी जाती है, या फिर जिला परिषद के चेयरमैन या जो उप चेयरमैन आपदा प्रबंधन समिति का होता है उसको भेजी जाती है। और इसके बाद जो आंकलन उसका किया जाता है, उसकी वैल्यूएट किया जाता है कि कितनी इनको आप इसका लॉस कितना हुआ है, और उस लॉस के मुताबिक इनको कितनी कंपनसेशन जो है वो दी जा सकती है। अगर कंपनसेशन आपके अकॉर्डिंग उसको नहीं मिलती तो यू हैव द राइट टू गो अगेंस्ट दैट ऑफिसर्स, अगेंस्ट दैट सिस्टम बिफोर द कोर्ट्स एंड ड्यू प्रोसेस विद डिलिजेंस एविडेंस। तो उसको आपको पुख्ता एविडेंस जो है वो साथ में लगानी पड़ेगी। आगे सूचना जो है वो देनी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मीडिया के थ्रू जो सूचना देनी, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सूचना जो है वो 66(7) में डिस्क्लोज करेगी कि हर व्यक्ति को उसकी सूचना मिलनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर को मानना, उसकी प्रमाणिकता लेना, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब बात आई डेलीगेशन ऑफ पावर की, क्या डेलीगेशन ऑफ पावर इसमें हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, डेलीगेशन ऑफ पावर इसमें हो सकती है कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को उसकी पावर जो है वो डेलीगेट कर सकता है। बार फॉर जुडिक्शन ऑफ कोर्ट 71 बताता है कि कोई किसी भी कोर्ट में आप डायरेक्ट जो है तो किसी भी ऑफिसर के खिलाफ जो नहीं जा सकते। बार फॉर जुडिक्शन ऑफ कोर्ट कि डायरेक्ट आप कोर्ट की क्षेत्राधिकार को आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो ये जो है वो नेशनल स्तर की बात है और फंक्शंस हैं। और एक्ट अगेंस्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट, कोई पिछला ऑर्डर जो बना है उस ऑर्डर को ऊपर नया ऑर्डर जो है वो लाकर वो पिछला ऑर्डर जो है उसको नलीफाई जो है वो कर दिया जाता है। ओवरराइड इफेक्ट जो है उसके ऊपर जो है वो होता है। किस तरह के कई बार गाइडलाइन जो है वो बार बार आती है, रिव्यू होता है, और गाइडलाइन जो है वो आती है। डीएम अपने स्तर के ऊपर करता है, राज्य सरकार अपने स्तर के ऊपर करती है, केंद्र सरकार अपने स्तर के ऊपर करती है। तो ये रिव्यू एक्शन जो एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है वो 72 में दिया गया है कि एक बार जो गाइडलाइन करी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय बार बार जो अपने इसको कर्फ्यू हो या लॉकडाउन हो उसका रिव्यू करने के बाद उसको एक्सटेंड करते हैं, तो एक्ट जो पिछला जो है उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट के बीच हम ले सकते हैं। एक्शन टेकन फॉर गुड फेथ, जो अधिकारी गुड फेथ के साथ कोई इसी तरह का कार्य करता है उस पर कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं होगी, उसको कोई अभियोग जो उसके ऊपर नहीं चलेगा। इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के लिए इम्यूनिटी बचाव जो है रखा गया है कि डायरेक्ट सैंक्शन जो है वही बात पहले आ गई कि 74 में जो बताया गया कि इम्यूनिटी उनको दी गई है। और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाएगी, और रूल जो हैं वो राज्य सरकारों को नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो आते हैं, और राज्य सरकारें जो है उसी नोटिफिकेशन को जिला स्तर के ऊपर लेके जाती है, और जिला स्तर का डीएम जो है वो उन्हीं नोटिफिकेशन को अलग अलग विभागों के बीच उसको सर्कुलेट करना उसका कार्य होता है, और उसको प्रॉपर गाइडलाइन देना जो जिला स्तर के ऊपर जो है इम्पोज करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, वो डीएम का कार्य जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है उसका रहता है। पावर टू मेक रेगुलेशंस, और उसके पार्लियामेंट का जो राइट जो है वो रूल बनाना है, फ्रेम करना है, और लॉ उसके ऊपर फ्रेम करना है। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बनाती है, पावर बनाती है। और लास्ट में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो कि 79 सेक्शन है, को इसी सेक्शन के अंतर्गत सबको जितने भी कानून जो हैं, जब कोई इस कानूनों के बीच कोई डिफिकल्टी लगती है कि ये इस तरह से इम्पोज नहीं हो सकता, तो उसको इसमें हटाया जा सकता है। इसमें अलग अलग समितियां जो बनाई जाती हैं, जिला स्तर के ऊपर अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, नेशनल स्तर के ऊपर अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। तो इन समितियों के बीच जो है वो कई तरह की मीटिंग समिति बनाई जाती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, और इसके सेक्रेटरी जो हैं, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा आपदा प्रबंधन का, वो इसको प्रेजाइड ओवर करता है, वो इसको देखता है। जबकि जो चेयरमैन जो है वो इसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो है वह प्राइम मिनिस्टर जो होता है वह होता है, और सेक्रेटरी जो होते हैं वही करते हैं। इसमें
जैसे एटॉमिक एनर्जी से लोगों को लिया जाता है, एग्रीकल्चर से लिया जाता है, डिफेंस से लिए जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से लिए जाते हैं, इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं, फॉरेस्ट से लिए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से इसमें लोगों को लिया जाता है। 9% जो है इसमें नेशनल स्तर के ऊपर लिए जाते हैं। एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, सलाहकार समिति बनाई जाती है इसके अंदर, और इसमें भी सेक्रेटरी जो हैं वो उनको रखा जाता है, और पावर एंड फंक्शंस जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो होते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में रखा गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत 2006 में NDRF का नाम आप बार बार सुन रहे हैं, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है, इसका 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा इसका गठन करा गया था।